नमस्कार साथियों। मैं सीए अभिषेक शर्मा, रीजनल काउंसिल मेंबर आईसीएआई, आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। जो जयपुर ब्रांच ने ये मुहिम चलाई है कि डिफरेंट डिफरेंट डॉक्टर्स के साथ में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं और हमारे मेंबर्स को एट द लार्ज हम लोग बेनिफिट देने की कोशिश कर रहे हैं। क्या क्या प्रॉब्लम्स मेंबर्स को आ रही है इस कोविड टाइम में, डिफरेंट डिफरेंट डिजीज में, और कैसे कैसे हम उसको रिजॉल्व करें, कैसे अपना ध्यान रखें, कैसे अपनी फैमिली का ध्यान रखें। तो इस मुहिम में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर वीरेंद्र सिंह, जो रेस्पिरेटरी मेडिसिन के डॉक्टर हैं। आप श्वास रोग विशेषज्ञ हैं, अस्थमा विशेषज्ञ हैं, आप एसएमएस अस्पताल के पूर्व अधीक्षक हैं और आप राजस्थान अस्पताल के चेयरमैन हैं। आप जो हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय ने जो डॉक्टर्स की अपनी कमेटी बनाई है, स्पेशल कमेटी कोविड के ट्रीटमेंट के लिए, आप मुख्यमंत्री स्तर की उस कमेटी के भी मेंबर हैं। तो डॉक्टर साहब नमस्कार, आपको स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम में। नमस्ते साहब, नमस्ते। डॉक्टर साहब, हमारे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं उनके बहुत सारी क्वेरीज और क्वेश्चंस हैं इस कोविड को लेके, रेस्पिरेटरी मेडिसिन को लेके, ट्रीटमेंट को लेके। तो कुछ क्वेश्चन हम आपसे करना चाहेंगे डॉक्टर साहब, और आपसे समाधान चाहेंगे ताकि हमारे जो सीए सदस्य हैं और उनके परिवारजन है वो पूरे राजस्थान से जुड़े हुए हैं साथ में, वो लाभान्वित हो सके उनसे। बिल्कुल कोशिश करेंगे साहब। जी जी। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम के प्रारंभ में मैं जयपुर ब्रांच के चेयरमैन अनिल यादव जी हमारे साथ हैं। अनिल जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप आए और एक बार डॉक्टर साहब का वेलकम करें ताकि हम लोग प्रोग्राम को स्टार्ट कर सकें। थैंक यू सो मच अभिषेक जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम के अंदर। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने अपने कीमती समय में से, हमें पता है अभी बहुत आपका टाइम क्रूशियल टाइम चल रहा है, बहुत सेवाएं दे रहे हैं, बहुत आपका इतना बिजी शेड्यूल है। बिजी शेड्यूल में से आपने पूरे सीए मेंबर जो 8,500 सीए मेंबर्स हैं हमारे और 35,000 जो सीए स्टूडेंट्स हैं, उन सबके लिए आपने जो समय निकाला है, उसके लिए जयपुर ब्रांच की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और आपका स्वागत है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा और अभिषेक जी को कहूंगा आगे कार्रवाई करें। थैंक यू सर। जी, थैंक यू। हमारे साथ जयपुर में सेक्रेटरी भी हैं कुलदीप जी भी, जो लास्ट में हमको पूरा समराइज करेंगे प्रोग्राम को। प्रोग्राम आगे बढ़ाते हुए मैं चलता हूँ और पहला क्वेश्चन डॉक्टर साहब आपके लिए, जो हमारे मेंबर्स हमको मिला है कि सर जो कोविड-19 है इसके प्राइमरी फीचर्स क्या है, क्या क्या प्राइमरी लक्षण है इसके, और किस स्टेज पे जाके हमको डॉक्टर से कंसल्टेशन लेना चाहिए सर कोविड-19 के, कैसे आइडेंटिफाई करें सर किसी को कोविड हो गया है। देखिए, बहुत ही सुंदर सवाल है और प्राइमरी और बेसिक सवाल है, क्योंकि जी आज हर जगह कोरोना का भय इतना व्याप्त है और इसकी भयानक स्थिति की वजह से अभी काफी प्रॉब्लम है। पर अब सवाल ये है कि पहले पहचाने कैसे। पहले दिन बुखार, दूसरे दिन गले में खरांश, हल्की सी खांसी, 2-1 दिन में बुखार उतर जाता है, हाथ पैरों में टूटन रह जाती है, 3-4 दिन ये चलता है। 7वें-8वें दिन करीब 10% लोगों को रेस्पिरेटरी सिम्टम, जिसमें कि खांसी, बलगम और सांस लेने में दिक्कत शुरू होने लग जाती है, और ऐसे लोगों में से कुछ लोग अस्पताल में भर्ती भी होना पड़ता है। अब एक तरह से कहें तो शुरुआत में जो बुखार होती है वो एकदम अलर्ट का साइन है। उसके बाद यूजुअली सेकंड थर्ड डे काफी पेशेंट लक्षण रहित हो जाते हैं, तो एक तरह से लगता है वाह यही था क्या कोरोना, फालतू ही डर रहे थे। और फिर 7वें दिन जब सांस में दिक्कत और खांसी शुरू होती है तो वो कई बार घातक होती है। तो मैं तो ये जो तीसरे दिन से 7वें दिन के पीरियड को हनीमून पीरियड कहता हूँ। तो इसमें गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए, हमें वो तुरंत जो इलाज है उसको रखना चाहिए। इसमें अब सवाल है कि जो प्राइमरीली पहचाने कैसे। देखिए, इस समय बुखार किसी को भी है और 100 जने जो डिफरेंट कारणों से बुखार से पीड़ित आते हैं, उनमें से टेस्ट करवाएं तो करीब 70 के अंदर कोरोना निकलता है। तो कई बार क्या है कि हमारे भी आते हैं पेशेंट, अरे साहब मेरे को तो 1 दिन बुखार हुई उतर गया। नहीं, उसी टाइम अपन को कोरोना का टेस्ट करा लेना चाहिए। और अब तो ये टेस्ट भी बहुत सस्ता हो गया, 1200 रुपए में ही हो जाता है। तो ये एक प्राइमरी चीज है। डॉक्टर साहब, इसमें कई बार मालूम नहीं चलता, जैसे आज घरेलू ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं तो घर में किसी को जैसे बोलते हैं कि बुखार आ रहा है, कोई फैमिली मेंबर आपको टच करके देखता है तो लगता है नहीं आपकी बॉडी गर्म नहीं है, बुखार नहीं है, चिंता मत करो। बुखार जो बात कर रहे हैं हम लोग, क्या 100-101 के ऊपर बुखार आए थर्मामीटर से नाप के तब हमको उसको बुखार मानना चाहिए, या हमको बॉडी में अंदर से हरारत फील होने लग जाए उसको हम बुखार मानना चाहिए? हमेशा हमें थर्मामीटर की मदद लेनी चाहिए
क्योंकि कई बार हमें लगता है बुखार हो रही है, लेकिन वो बुखार होता नहीं। थर्मामीटर की बुखार को ही पक्का बुखार मानना चाहिए। फीलिंग को मलेज कहते हैं, यानी हाथ पैरों में टूटन। ओके, थर्मामीटर से बुखार नाप ले, और अगर बुखार 100 या उससे ऊपर आता है डॉक्टर साहब, तो फिर हमको नहीं, कोविड का टेस्ट कराना है। 98.4 से ज्यादा आए ओके या इवन 99 भी टच करे, तो अपन ओके, को इसको ये मानना चाहिए कि ये कोरोना हो सकता है। जैसे तो मेरे कोरोना को का VGT कोरोना टेस्ट हुआ था, कराना चाहिए। मुझे जी कोरोना हुआ तो जी मुझे जी। एक बार सिर्फ एक ही दिन 99 डिग्री बुखार आया, बाकी सब दिन नॉर्मल रहा। तो वेरिएशंस हैं, क्योंकि 90% तो एसिम्टोमेटिक होते हैं, कोई लक्षण ही ओके, नहीं होता। जी जी जी, बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं, एक क्वेरी हमारे पास आई है हमारे मेंबर की, कि अगर आप किसी कोविड पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आए थे जाने अनजाने, आपको पता नहीं है, और उसके बाद आप अपनी नॉर्मल लाइफ स्टाइल चला रहे हैं, आप कुछ होम ट्रीटमेंट ले रहे हैं, कोई लेमन हॉट वाटर ले रहे हैं, विटामिन सी ले रहे हैं, तो क्या ये सब सफिशिएंट है, या फिर ऐसा है कि अगर आप कोविड-19 मरीज के संपर्क में आए हैं तो आपको कोविड होगा ही होगा? देखिए, कोविड-19 के संपर्क में कितना घनिष्ठ आए, मान लिया कि हम 6 फीट की दूरी से आए, संभावना बहुत कम है, यानी जी 2 गज की दूरी। और यदि हम उसके पास में 2 फीट के अंतराल नजदीक आ गए, लेकिन हमने मास्क पहन रखा है और समय 10 मिनट से कम है, तो भी हमारे होने की आशंका बहुत कम है। पर यदि हमने मास्क पहन रखा है लेकिन उस व्यक्ति ने मास्क नहीं पहन रखा, तो हमारा बचाव है 50%। यदि उसने भी मास्क पहन रखा है और हमने भी मास्क पहन रखा है, तो हमारा बचाव है 95%। यदि हम उससे 10 मिनट से ज्यादा टाइम तक उसके साथ और संपर्क में रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल बस में गए, हम अगल बगल में बैठे हैं, 2 घंटे तक बैठे हैं, तो उसके अंदर जी। संभावना ज्यादा हो जाती है। तो डॉक्टर साहब, ये जो होम ट्रीटमेंट है, लेमन हॉट वाटर, विटामिन सी वगैरह, काढ़ा, ये सब कितना कारगर साबित होता है इसमें? ये दिल को खुश करने के लिए बहुत अच्छा साधन है। बाकी अच्छा। अक्सर ये अभी जैसे एक आर्टिकल भी आया, जी पेंडेमिक ऑफ प्लेसिबोस, प्लेसिबो जी। कहते हैं, जो कि थेरेपी नहीं है, लेकिन उसको थेरेपी बोल के दिया जाए तो उससे लाभ होता है। इसी तरह से अच्छा। जैसे कोई जी कोविड के पेशेंट के संपर्क में आ गए जी और हमें पता लग गया कि उसके कोविड था, तो हाथ पैर टूटने लग जाते हैं, बॉडी एक हो जाते हैं। जैसे मेरे को जब कोविड हुआ पता लगा, तो उस दिन वाइफ की तबीयत बड़ी खराब हुई, हाथ पैरों में दर्द था, हेडेक था, बोले ये कोविड हो गया। टेस्ट अगली बार अगले दिन कराया, तो वो जब नेगेटिव आया, तो नेगेटिव जी। आते तो बिल्कुल तैयार, नहीं नहीं मेरे कुछ भी नहीं है। तो ठीक ये बात। प्लेसिबो इफेक्ट पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों ही तरह का होता है, तो जी इसलिए ये एक बात है। ठीक बात। तो डॉक्टर साहब, मान लो किसी आदमी के अगर कोविड हो गया और वो लोग अगर होम आइसोलेशन में है, तो जैसे आप डॉक्टर साहब खुद आप कोविड को हराकर आए हैं, तो क्या लाइफ स्टाइल रखनी चाहिए उस आदमी को, खान पान कैसा रखना चाहिए डॉक्टर साहब? देखिए, खान पान के अंदर कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन की जरूरत नहीं है। नॉर्मल डाइट जो अपन खाते हैं वो खानी चाहिए। बात ये रखनी है कि ओवर भी ईटिंग नहीं होनी चाहिए, पेट फुल नहीं होना चाहिए। एक लिक्विड्स अपन को खूब लेने चाहिए, जी। अपने पानी, जूस और शरबत और सिकंजी और ये जो है छाछ वगैरह, ये अपन खूब लें, उससे डिहाइड्रेशन नहीं हो। जी, और लाइफ स्टाइल कैसे रखें डॉक्टर साहब? क्या योगा, प्राणायाम, यस, इस तरह की चीजें करती देखिए, रहनी चाहिए उस समय? हाँ, जब बुखार है, जब लक्षण की तीव्रता इतनी गंभीर है कि मैं खुद को बीमार महसूस करता हूं, उस समय जी व्यायाम नहीं करना चाहिए। लेकिन जी जो ही अपन 2-3 दिन बाद थोड़े ठीक महसूस करें, प्राणायाम, योग एंड वॉकिंग, ये सारी ही एक्सरसाइज बहुत यूजफुल हैं, इनको अपन को यूज करना चाहिए। इन सबसे लंग्स अपने मजबूत होते हैं डॉक्टर साहब। इनसे कम से कम हमारी फिटनेस मजबूत होती है। और एक बात जी आपने और कही, जो कि वो बात थी वो रह गई, जी कि कोरोना के संपर्क में हम बचें कैसे। जी यदि डॉक्टर साहब। आप बचना चाहते हैं कोरोना के प्रभाव से, क्योंकि देखिए हमने लॉकडाउन भी कर लिया, घर भी रह गए, व्यापार भी चौपट हो गया, काम धंधे भी जी खत्म हो गए, अब चलना तो पड़ेगा। जी इंसान की फितरत ही है कि कठिनाइयों के दौर में विपदाओं को हरा के आगे इंसान बढ़ता है। तो ऐसे में कौन है हमारा साथी जो हम काम भी कर ले और हमें कोरोना भी नहीं हो, सांप भी मर जाए लाठी भी नहीं टूटे। उसका एक ही है, वो एक ही साधन है,
और वह है वस्त्र। पर हमें उसको वस्त्र तक की तरह उपयोग करना पड़ेगा। जैसे हम पेंट बिल्कुल फिटिंग की पहनते हैं, ऐसे ही हम शर्ट भी फिटिंग की पहनते हैं। इसी तरह अब जो तीसरा वस्त्र है वो है मास्क। मास्क भी हमें बिल्कुल फिटिंग का पहनना चाहिए। जैसे आप आज की तारीख में शर्ट थोड़ी सी खिसक जाए, पेंट थोड़ी सी 1 इंच सरक जाए, चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मास्क नहीं सरकना चाहिए नाक से 1 इंच भी। यदि हम ये संकल्प कर लें, यदि हमारा राजस्थान, हमारा भारत पूरा ये संकल्प कर ले, तो 1 महीने के अंदर कोरोना खत्म हो सकता है। क्योंकि ये सबसे इफेक्टिव टूल है। सोशल डिस्टेंसिंग सेकंड नंबर पे, वो बहुत जरूरी है, लेकिन कई बार रख नहीं पाते। तो जैसा मैंने बताया आपको कि यदि मास्क दोनों ने पहन रखा है तो वो होता नहीं है। क्योंकि हम, जैसे मेरे को खांसी आई तो ड्रॉपलेट आए जिसके अंदर की कोरोना वायरस है, वो ड्रॉपलेट मेरे मास्क में रुक जाएंगे, वो आगे बढ़ेंगे ही नहीं। तो एक तरह से वैक्सीन, जो बढ़िया से बढ़िया वैक्सीन अभी फ्लू की है, उसका असर होता है 40%, मास्क का असर है 95%। तो मास्क में भी कोई स्पेशल क्वालिटी का मास्क पहने, जैसे कहते हैं N95 पहनो, या कोई भी मास्क पहन सकते हैं? N95 का मास्क जरूरी है हम जैसे हेल्थ कर्मियों के लिए, लेकिन जो साधारण व्यक्ति इवन कपड़े का मास्क वो पहन ले, और उस कपड़े के मास्क को वो धो के रोजाना अपना पहन ले, बल्कि 5-7 तरह के बना लो तो वो मैचिंग का भी पहन लेते हैं कि भाई हाँ, जैसे है मैंने पिंक शर्ट पहन रखी, पिंक मास्क हो जाए, वो उस तरह का भी ले सकते हो। और लेकिन उसकी फिटिंग प्रॉपर होनी चाहिए। फिटिंग का मतलब आप समझिए कि ऊपर से और नीचे से हवा लीक नहीं होनी चाहिए। यदि मैंने चश्मा लगा रखा है तो मेरा चश्मा उधर से ब्लर नहीं होना चाहिए। जो भी हवा जाए वो मास्क में से छनके जाए और अंदर ले तो मास्क के अंदर छनके आए। जी। तो मास्क जो पहनना चाहिए हमको फिटिंग का पहनना चाहिए, किसी भी स्थिति में जो ड्रॉपलेट से वो अंदर बाहर नहीं हो पाए। एब्सोल्युटली करेक्ट। डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन भी आता है, लोग आजकल बाहर खाने पीने को लेकर बहुत ज्यादा कॉशियस हैं, बाहर का खाना खाएं नहीं खाएं, या होम डिलीवरी मंगाए नहीं मंगाए, इस बारे में डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे? मैं तो एक ही सूत्र देता हूं कि भाई यदि आप बचना चाहते हैं कोरोना से, तो घर से मास्क पहन के निकलें और वापस घर आकर ही उतारें। जैसे शर्ट हम बाहर नहीं उतारते, पेंट हम बाहर नहीं उतारते, वैसे भी मास्क भी घर आके ही उतारें। इसलिए दफ्तर में चाय, ऑफिस के अंदर खाना, रेस्टोरेंट के अंदर खाना, कम से कम भाई लोगों अपने को कुछ महीने के लिए बंद रखना चाहिए। ये हमें अभी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जब भी हम अपने साथी के साथ बैठ के लंच शेयर कर रहे हैं या किसी रेस्टोरेंट में हम खाना खा रहे हैं, तो मास्क तो उतारेगा ही उतारेंगे और बात भी करेंगे। तो जो वोकलाइजेशन है बातचीत का, उसके साथ ड्रॉपलेट बाहर आते हैं और वो ड्रॉपलेट चले जाते हैं। और अक्सर देखा है कि 90% कोरोना अपनों से ही होता है, परायों से नहीं होता। जिनको हम अपना मानते हैं उन्हीं से अपन को होता है। तो इसलिए अभी हाल फिलहाल अपन को ये चीज पेंडिंग रखनी चाहिए। घर पे अच्छा, आप अपने ऑफिस में खुद के कमरे में जब आप अकेले हैं, यस, उस समय आप मास्क उतार सकते हैं। लेकिन जब आपसे कोई मिलने आया है तो आप मास्क अवश्य पहने, और उसको शक्ल दिखाने के लिए, या आप कहीं गए मिलने के लिए, तो यूं नीचे दिखा के कई बार मैं वो हूं साहब ना, वो बिल्कुल गलत है। वो एक क्षण खतरनाक है, वो एक क्षण घातक सिद्ध हो सकता है। किसी भी हालत में मास्क को हम नहीं उतारें। जी बिल्कुल ठीक है डॉक्टर। तो डॉक्टर साहब ये बताएं जरा कि किसी फैमिली में अगर 1-2 लोग कोई कोविड पॉजिटिव हो जाते हैं और बड़ी फैमिली है 15-20 लोगों की, तो बाकी लोग अपनी सावधानी कैसे रखें? और जो कोविड पॉजिटिव है वो अपने क्लोथ का या यूटेंसिल्स का, जो बर्तन वगैरह है, उनका कैसे ट्रीटमेंट करें ताकि बाकी लोग इन्फेक्टेड नहीं हो? जरूरत है एक कमरे की जिसमें कि टॉयलेट साथ हो। जब भी कोई व्यक्ति अंदर आए, उस कमरे के अंदर किसी को नहीं आना, उसमें सिर्फ पेशेंट रहे। बाहर एक टेबल रख दें, उसके ऊपर एक सर्फ का पानी या साबुन का पानी बाल्टी में भरा हुआ हो, आप खाना लाए वहां रख दें, पेशेंट वो खाना ले ले और
अपने खाना खाने के बाद अपनी प्लेट उस साबुन के पानी में डाल दे। ऐसे ही अपने कपड़े हैं वो साबुन के पानी में रखे, स्नान करने के बाद वो बाल्टी बाहर दे दे। बातचीत सारी की सारी टेलीफोन पे, फोन पे करें, मिलने जुलने का बिल्कुल नहीं रखें। अच्छा, मतलब जैसे कई बार होता है, कनेक्शन में नहीं है जी। कई बार ये होता है कि मैं वीडियो कॉल करता हूँ तो वो पिताजी ने कहा हाँ साहब वो बेटा वो कमरे में आइसोलेट है, जब मैं अभी फोन दे रहा हूँ साहब, अभी फोन दे रहा हूँ, उनको फोन दे देते हैं और फिर वो वापस फोन लेते हैं। तो वो जो फोन है उसके ऊपर काफी ड्रॉपलेट पड़े रहते हैं और फिर पिताजी उसको सुनते हैं। तो देखो ये लोग, आप आइसोलेशन कर भी रहे हैं, आइसोलेशन का ध्यान बिल्कुल ही नहीं रख रहे हैं। ठीक बात, संपर्क में नहीं है किसी भी चीज की या वस्तु के, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। यस 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 जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, ये एक हार्ड इम्यूनिटी का कंसेप्ट बड़ा सुनने में आता है कि हार्ड इम्यूनिटी, किसी एक बार कोविड हो गया तो दोबारा नहीं होगा, इम्यूनिटी आ जाएगी। पर हाल ही में अक्सर कई केसेस में हमने देखा है, कई हमारे सीई भाई बहन भी ऐसे हैं जिनके कोविड हो गया और दोबारा वो पॉजिटिव हो गए। तो इसका क्या कारण डॉक्टर साहब, और कैसे इससे बचाव करें? देखिए, अभी तक वर्ल्ड में 5 या 6 केस ही दोबारा रिकरेंस के हुए हैं, जो कि सबसे अच्छी बात है। दोबारा कोविड अक्सर नहीं होता। अक्सर दोबारा जो टेस्ट पॉजिटिव आता है वो टेस्ट की गलती से आता है। होता क्या है कि इस टेस्ट की एक्यूरेसी है, अपन नाक और गले से यदि टेस्ट लेते हैं तो 70% एक्यूरेट है। और समझिए 100 जो पेशेंट है उनमें से 30 की नेगेटिव रिपोर्ट गलत है, इतनी हाई है। और यदि सिर्फ गले से टेस्ट लिया तो एक्यूरेसी सिर्फ 40% है। तो इसलिए पॉजिटिव आ गया तो पक्का है, नेगेटिव आ गया तो जरूरी नहीं वो पक्का है। वो रिपोर्ट, उस रिपोर्ट के ऊपर यदि लक्षण है तो हम हमेशा डाउट करते हैं और फिर ऐसी स्थिति में सीटी स्कैन या जो ब्लड के विशेष टेस्ट होते हैं उनसे हम पता लगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक अच्छी बात ये बताएं, जो हमने हमारे जो राजस्थान अस्पताल है उसमें वो शुरू भी कर दिया। क्या है कि ये हमें 1 महीने पहले जुकाम, खांसी और बुखार हुई, आज मन में प्रश्न कौनता है कि वो मेरे तो कोरोना हो तो नहीं गया, कहीं मेरे तो इम्यूनिटी आ गई होगी। तो उसकी एंटीबॉडी टाइटर का टेस्ट है, वो करवाते हैं। ओके डॉक्टर साहब, कि प्लाज्मा थेरेपी कितनी कारगर है कोविड के इलाज के लिए? अब ये जैसे फॉर एग्जांपल कि मेरे अंदर कोविड आ गया और कोविड की एंटीबॉडी बन गई, जी तो कोविड की एंटीबॉडी बन गई तो मेरे प्लाज्मा में कोविड से लड़ने वाली क्षमता है। यदि वो प्लाज्मा में किसी और को दूं तो वो व्यक्ति जल्दी सुधार आ सकता है। तो यदि फर्स्ट वीक में ये दे दिया जाए तो सबसे ज्यादा कारगर होती है। सेकंड थर्ड वीक के अंदर ये इतनी कारगर नहीं होती, 1। सेकेंडली, सीवियर केसेस के अंदर ये काम नहीं करती, ये माइल्ड मॉडरेट केस में ही काम करती है। ओके, अर्ली स्टेज में देना फायदेमंद रहता है, अर्ली स्टेज में देना फायदेमंद। डॉक्टर साहब, जैसे आप श्वास रोग विशेषज्ञ हैं, खुद आप अस्थमा के विशेषज्ञ हैं डॉक्टर साहब, तो अस्थमेटिक पेशेंट जो है बहुत सारे, उनको हमेशा डर रहता है कि साहब ये जरा सी भी, हल्का सा भी चेस्ट में कंजेशन हो गया, सांस में प्रॉब्लम आ गई, तो उनको लगता है कि हमारे कोविड हो गया। तो डॉक्टर साहब कैसे पहचाने कि अस्थमा की प्रॉब्लम है या कोविड की प्रॉब्लम है? 6 महीने पहले जो लिस्ट आती थी WHO कैंसर और एस्थमा, इनके रोगियों के अंदर कोविड ज्यादा घातक होता है जी। लेकिन अब जो रिसर्च आई है और अभी जैसे जो हम भी इवन देख रहे हैं, जैसे राजस्थान हॉस्पिटल में करीब 300 कोविड के पेशेंट उपचार करा के ठीक होके गए, उनमें एस्थमा वाले पेशेंट्स की संख्या नगण्य है। तो ये एक बड़ी वो कंसोलेशन की बात है एस्थमा वालों के लिए। अब पहचाने कैसे? पहचानने की बात ये है, एस्थमा के अटैक के टाइम अक्सर बुखार नहीं आता, जबकि इसके अंदर बुखार आता है। नंबर 2, रेस्पिरेटरी
प्रॉब्लम जो अस्थमा में होती है, यूजुअली ऑक्सीजन सेचुरेशन डाउन नहीं जाती, जबकि कोविड के अंदर जब आप थोड़ा सा चलेंगे, सीढ़ी चढ़ेंगे या फास्ट वॉक करेंगे तो उसके ऑक्सीजन सेचुरेशन नीचे आती है। ओके, तो इस तरह से पहचाने की ये अस्थमा है या कोविड आप पॉजिटिव है। तो इसलिए यदि बुखार नहीं है और ऑक्सीजन सेचुरेशन डाउन नहीं जा रहा तो इसका मतलब कि ये अस्थमा की वजह से ही प्रॉब्लम हुई है। ठीक बात है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, एक कई साथियों के क्वेश्चन हमारे पास आए हैं कि हमारे कई फैमिली मेंबर ऐसे हैं या पूरी फैमिली ऐसी है जो 4-5 महीने से घर से बाहर नहीं निकली है, घर पर ही है, राशन पानी भी सब घर पे ही आ जाता है, उसके बाद भी वो कोविड पॉजिटिव हो गए। डॉक्टर साहब, ये क्या कारण हो सकता है इन सब चीजों का? देखिए साहब, इसके अंदर अक्सर क्या है कि हम तो अंदर रह जाते हैं, लेकिन बाहर से हम सामान के लिए दूसरों पे निर्भर रहते हैं, काम के ऊपर दूसरों पे निर्भर रहते हैं, तो वो एक बड़ा कारण है मीन्स का। मैं तो, हालांकि अब ये क्या है, सही है गलत है पता नहीं, पर मैं मेरा अनुभव बताता हूँ कि अक्सर, मेरी एज 67 ईयर्स है, तो अक्सर हमारे जो दोस्त थे उन सब ने कहा कि यार अब तो अपन को 60 साल से बड़ों को अंदर हो जाना चाहिए। बड़े पशम पेश में पड़ गए कि रहें। तो मैं एक दिन लॉकडाउन के दौरान सुनसान सड़क से जा रहा था और फिर हॉस्पिटल गया, तो मेरे को एक एहसास सा हुआ, जैसा एहसास एक सैनिक को होता है। तो वहां जो नर्सिंग स्टाफ कोई वर्थवाइल काम कर रहे हैं, वो व्यक्ति जो कि बहुत पीड़ित हैं, जिनको जरूरत है सेवा की, इलाज की, उनको हम सहायता देने जा रहे हैं। तो ये सैनिक का एहसास हुआ या नहीं? सबने कहा हाँ सर हुआ। तो मैंने कहा कि ये तो भगवान ने मौका दिया है सेवा करने का, तो घर बिल्कुल नहीं रहेंगे। तो घर हम बिल्कुल नहीं रहे, तो मुझे पता था कि मुझे तो कोरोना होगा ही। तो जिसने जब लक्षण वगैरह आए तो मेरे को कोई फीलिंग नहीं थी कि भाई, क्योंकि आई वॉज रेडी, रोजाना 3-4 पेशेंट देखता था, तो मुझे तो होना ही होना है। तो जब हुआ तो उस समय फिर ये था कि भाई अब तो हो गया। फिर मैंने कहा प्लाज्मा डोनेट करेंगे, पर फिर आया कि 60 से ऊपर प्लाज्मा डोनेट नहीं कर सकते। तो मैंने कहा अब क्या करें? तो उस समय मेरे को समझ में आया कि जैसे आज से 20-30 साल पहले कोढ़ के रोगी की हालत होती थी, उसको बिल्कुल अरे कोढ़ी आ गया, दूर भागो, अछूत हो गया, वो उस तरह की वो हालत आज कोरोना के रोगी की है। तो हमने निश्चय किया कि हम एक कोरोना की लोगों की सेवा के लिए इलाज का केंद्र बनाएंगे। तो अपने राजस्थान हॉस्पिटल के अंदर एक अच्छा सा सेंटर, कोरोना हॉस्पिटल बिल्कुल अलग बना दिया, जो रेगुलर हॉस्पिटल से सड़क से एंट्री अलग है। और वहां पे उनके अंदर गए तो वहां मैं रेगुलर राउंड भी लेने जाता हूँ, वीक में कम से कम 2-3 बार फिजिकल जाता हूँ, बाकी वो उससे वीडियो कंसल्टेशन कर लेते हैं। तो अपने आप में एक एहसास होता है कि यस वी डिड समथिंग, चलो कोई आदमी कष्ट में था, उसका कष्ट दूर तो कर पाए। तो ये बाकी तो क्या कि एक दिन जाना ही है सबको, पर ये है कि यदि हम बचाव करके चले, जो बहुत ज्यादा लाचार हैं वो तो रेस्ट करें घर में, लेकिन बहुत ज्यादा कर्तव्य की, क्योंकि इससे दूसरा एंगल देखो, एक क्या हुआ, इसका ये हो कि बिल्कुल घर में रह गए। आपको पता है कि अपने जो कोविड सेंटर हॉस्पिटल है वहां कई लोगों ने सुसाइड कर लिया, कई दिमाग खराब हो गया, काफी न्यूज़ इस तरह की आई जी, जो बल्कि वो पागलपन की लिमिट आ गई। तो फिजिकल एंटिटी तो है, लेकिन मानसिक स्थिति बड़ी विकराल होती जा रही है। तो कोविड के टाइम पे डॉक्टर साहब सब लोगों को अपनी मानसिक स्थिति में संतुलन रखना बहुत जरूरी है। yes. आदमी डिप्रेशन में भी आ सकता है, गलत कदम भी उठा सकता है। yes. डॉक्टर साहब, कुछ स्पेसिफिक में केस अब आपसे, क्योंकि 1 मिनट के ज्यादा समय नहीं लूंगा आपसे, कई मेंबर्स ने क्वेरी करी, वो आपसे पूछूंगा, कंटिन्यूअस कफ, होल बॉडी ट्राइज अप टू full strength to expel something from lungs, but only small amount comes out. Pulse rate 100-110. Whether it could be corona? नहीं नहीं, ऐसा है कि इस तरह का बहुत सारी कंडीशन है लंग की, जिनके अंदर से लंग कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। कोरोना के अंदर लक्षण बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। इसमें बुखार, हाथ पैरों में दर्द, गले के अंदर खराश, एक कई बार स्मेल और टेस्ट के अंदर फर्क, और करीब सेकेंड वीक में जाके सांस में दिक्कत और वो सारी चीजें होती हैं। तो इसमें है नहीं। अच्छा, लेकिन फिर भी मन में आ गया, फिर भी दिमाग में ख्याल आ गया, तो आप ख्याल से परेशान होते रहेंगे,
इसलिए बढ़िया है कि आप RT-PCR कोविड का टेस्ट करा लें, नेगेटिव होगी तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा डॉक्टर, एक क्वेश्चन ये है कि आजकल बहुत कम सिम्टम आ रहे हैं लोगों में, जैसे कोई माइल्ड फीवर आ गया 99 या 99.5 और लॉस ऑफ स्मेल, केवल ये फीवर आ रहा है, तो क्या है कोरोना हो सकता है? इसके लिए भी टेस्ट कराना चाहिए? यस यस, ये हो सकता है, बिल्कुल माइल्ड जो कि अननोटिस चला जाए, वो रेड सिग्नल जी। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ओके। यदि आपको ये लग रहा है कि ऐसे सिम्टम मेरे को महीने 2 महीने से हो रहे हैं, तब तो कोविड एंटीबॉडी टेस्ट करा लो, उसके अंदर पॉजिटिव आ जाएगा तो फिर कि भाई मैं तो एक तरह से कोरोना नदी पार कर ली, जैसे वैतरणी पार करते थे ना, वैसे आजकल ये कोरोना नदी पार कर ली। ठीक बात है डॉक्टर। तो एक क्वेरी हमारे पास ये आई है कि कोई हमारे सीए मेंबर है, वो 2 वीक पहले नेगेटिव आ गए थे और कह रहे हैं मुझे वापस से चेस्ट में हेवीनेस वगैरह लग रहा है, क्या करना चाहिए? क्या कोरोना हो सकता है वापस? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण। देखिए होता क्या है कि कोरोना आया, कोरोना का वायरस शरीर में सिर्फ 1 वीक तक एक्टिव रहता है, लेकिन उस 1 वीक के अंदर वो शरीर के अंदर घाव दे जाता है। मोस्ट कॉमन लंग्स में घाव दे जाता है और लंग्स उसमें सिकुड़ जाते हैं। नॉर्मल फेफड़े होते हैं अंगूर माफिक, आदमी बैठे बैठे तो ठीक है, लेकिन वो सीढ़ी चढ़ा, वो चला, 10 किलो का बोझ लेके चला, तो उसको सांस में दिक्कत होने लग जाती है। ये एक वार्निंग सिग्नल है। इसका मतलब ये है कि ऐसी स्थिति कि इस तरह के करते हैं, फिर उनका 1 महीने बाद सीटी स्कैन करते हैं, तो सीटी स्कैन के अंदर निशान होते हैं। तो उनके लिए हमने इंटेंसिव प्रोग्राम ये चलाया कि भाई उनके लंग्स को ठीक करने के लिए विशेष प्रकार के एक्सरसाइज, विशेष प्रकार की डाइट, साइकोलॉजिकल सपोर्ट और लंग्स की विशेष प्रकार के जो है इलाज, वो टेक्निक इसके अंदर अपनाने से वो ठीक हो जाते हैं। अर्ली इज द बेटर। अर्ली इज द बेटर। डॉक्टर साहब, लास्ट 2 क्वेश्चन मैं आपसे लेना चाहूंगा। सबसे सेकंड लास्ट क्वेश्चन जो मेरा है डॉक्टर साहब, वो कि हम जैसे सीए मेंबर्स जो भी होते हैं, पूरे राजस्थान के सीए इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं डॉक्टर साहब, वो बाहर निकलते हैं, अपने ऑफिस में भी जाते हैं, ऑडिट्स वगैरह में क्लाइंट की प्रेमाइसेस पे भी जाते हैं, डिपार्टमेंट्स वगैरह भी जाते हैं डॉक्टर के पास 1 घंटे की ड्राइव पे जी। वो वापस आ गए टेस्ट करा के, फिर डॉक्टर ने सूचना दी कि इसके तो कोरोना है। अगले दिन फिर नए 3 दोस्त उसके साथ गए और वहां पर दिखा के आए। कालांतर में पहले जो 3 दोस्त थे उनके तीनों के कोरोना हो गया, एक के तो था और 3 अलग उनके, दूसरे वाले में नहीं हुआ। एक ही कार में गए, बताओ क्यों? इसलिए कि पहले बार में वो गाड़ी के अंदर जब गए तो बिना मास्क गए, और दूसरी बार जब वो गए चारों लोग तो चारों ने मास्क पहन रखे थे। तो एक देखिए मास्क कितना ज्यादा इफेक्टिव और असरदार है। उन्होंने फिटिंग के मास्क पहन रखे थे। बिल्कुल ठीक है। तो मास्क पहन के प्रॉब्लम से काफी हद तक बचा जाता है। डॉक्टर साहब, लास्ट क्वेश्चन मेरा आपके लिए आज है, कोरोना की वैक्सीन कब तक आएगी डॉक्टर साहब? और जब तक वैक्सीन नहीं आएगी तब तक अपने आप को कैसे बचा के रखें? कोरोना की वैक्सीन से ज्यादा असरदार है मास्क। कोरोना की वैक्सीन जैसे आज आपने अखबार में पढ़ा, 50% भी यदि कामयाब होगी तो हम अप्रूवल दे देंगे। क्यों? क्योंकि पहले की इसी प्रकार के रोग की वैक्सीन 40% ही इफेक्टिव है। तो इसलिए ये है कि वो वैक्सीन लगाने के बाद भी मास्क नहीं उतारना। वैक्सीन आएगी कब? ये कोरोना का अटैक और ये पेंडेमिक खत्म हो जाएगा। मैं सोचता हूं कि नेक्स्ट ईयर, लेट इन नेक्स्ट ईयर। और एक और सवाल कि अपने अंत पीक, इंडिया का पीक कब आएगा? वर्ल्ड के पीक तो आ गए अलग अलग कंट्री, इंडिया का पीक कब आएगा? मेरा प्रिजम्पशन है, मैंने काफी दिनों पहले ये किया था कि 15 सितंबर के आसपास इंडिया का पीक आ जाएगा। वो ये है कि बरसात जब खत्म होगी उसके करीब 15 दिन जोड़ दीजिए। राजस्थान का पीक कब आएगा? राजस्थान में 3 दिन पहले बारिश हुई थी, जयपुर में फॉर एग्जाम्पल, तो उससे आप 15 दिन जोड़ दीजिए, तो करीब 5 अक्टूबर तक हमारे यहाँ पे आ जाना चाहिए पीक। ये बारिश यदि आगे और अगले जो 15-20 दिन, अगला 1 महीना बहुत क्रूशियल है इंडिया और राजस्थान के लिए। यस, राजस्थान के लिए 1 महीना विशेष तौर से, लेकिन कम से कम 3-4, जैसे पीक आया
उसके बाद में वो फ्लैटनिंग चलती रहती है 2-3 महीने तक। जी जी। जैसे फॉर एग्जांपल कि जयपुर में 396 पेशेंट आए पिछले 24 घंटे में, तो वो 300 to 396 वो 300-400 चलते रहेंगे अगले 2-3 महीने, फिर वो नीचे जाएंगे एंड फिर अपने हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे रामगंज के अंदर उस टाइम इतने थे, आजकल रामगंज के पेशेंट ही नहीं है। सबसे सेफ इलाका है रहने के लिए और कोरोना मुक्त रखने के लिए। ठीक है साहब, ठीक है। मेरे हिसाब से अभिषेक जी का कुछ नेटवर्क का इशू आ गया है, तो क्वेश्चन अब मैं हमारे सेक्रेटरी साहब से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि वोट ऑफ थैंक्स दे सर। कुलदीप जी। थैंक यू सो मच सर। पूरे जयपुर ब्रांच के जो तकरीबन 9000 मेंबर्स, उनकी फैमिली की तरफ से सर आपका तहे दिल से शुक्रगुजार है सर कि आपके अपने बिजी शेड्यूल, जो आप एक कोरोना वॉरियर्स की तरह जो समाज सेवा कर रहे हैं और एक सैनिक की तरह डटे हुए हैं आप इस युद्ध क्षेत्र में, उस बीच में आपने टाइम निकाला, हम सब आपके आभारी हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। मैं बहुत ऑब्लाइज फील किया। It was a privilege for me to interact with you all. Thank you very much. Namaste. Thank you sir. Thank you so much sir. Thank you.